नमस्कार। मैं सुनील कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स और मैंने बात की थी पंप में, केवल पंप के टाइप पर। आज हम लोग पंप में और आगे बढ़ेंगे। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कल बात की थी पंप की परिभाषा पे, तो इसकी डेफिनेशन में कोई इशू नहीं था, आप जान रहे हो, आप पढ़ रखे हो। पंप क्या होता है? पंप वो डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करे, मतलब कंज्यूम करे, और उससे क्या बढ़ाए? फ्लूइड एनर्जी। फ्लूइड एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या? फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी बढ़ाना। ये बात आपने समझी थी, ठीक है, ये बात आपने पढ़ रखी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने पंप को क्लासीफाई किया था। पंप को क्लासीफाई किया था रोटोडायनेमिक पंप में और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वो पंप होते हैं जिनमें प्रेशर कैसे बढ़ता है? वॉल्यूम को डिक्रीज करके। और अगर प्रेशर को बढ़ाना है वॉल्यूम को डिक्रीज करके, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए पहले फ्लूइड को एक क्या होगा? फ्लूइड की एक निश्चित मात्रा कुछ निश्चित बाउंड्रीज के बीच ट्रैप करनी होगी, फंसानी होगी। फिर उस बाउंड्रीज को डिस्प्लेस करेंगे। सर कितनी बाउंड्री डिस्प्लेस कर सकते हैं? 1, 2 या 3, जितनी मन होती है डिस्प्लेस करो, लेकिन कम से कम कोई एक बाउंड्री जरूर डिस्प्लेस होनी चाहिए। इस प्रकार से, ताकि इस प्रकार से कि वॉल्यूम घटे, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट पंप, क्योंकि इनमें प्रेशर बढ़ाने का काम बाउंड्री को डिस्प्लेस करके होता है। किसकी बाउंड्री? सिस्टम की बाउंड्री, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करके होता है, ठीक है। और रोटोडायनेमिक पंप में नाम ही है डायनेमिक पंप। रोटो डायनेमिक पंप या डायनेमिक पंप, इसमें क्या होता है? फ्लूइड पर पहले हम बल लगाते हैं, इसके माध्यम से एक रोटरी मेंबर के माध्यम से। रोटरी मेंबर को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। पंप या कंप्रेसर का जो रोटरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं इम्पेलर। जो इम्पेलर होगा, मैं वर्ड बोल देता हूं, इम्पेलर। जो इम्पेलर होगा वो इम्पेलर रोटेट करेगा। हम इसी इम्पेलर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी पाकर ये इम्पेलर रोटेट करेगा, और ये रोटेटिंग इम्पेलर के कांटेक्ट में जब फ्लूइड आएगा तो ये इम्पेलर उस रोटेटिंग फ्लूइड सॉरी ये रोटेटिंग इम्पेलर उस फ्लूइड पर भी लगा देगा बल। और उस बल के लगने के कारण क्या होगा? बल के लगने के कारण उसका एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और उसी वेलोसिटी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में? प्रेशर एनर्जी में। कि वेलोसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और बाद में उसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे प्रेशर एनर्जी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अगर यही जेई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बीटेक वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अंतर हो जाता है दोनों को पढ़ाने में। अगर मैं बीटेक वालों को पढ़ा रहा होता हूँ या इंजीनियरिंग सर्विस वालों को पढ़ा रहा होता हूँ, सबसे पहले हम वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं। मशीन जब शुरुआत करते हैं तो उसी समय वेलोसिटी डायग्राम पढ़ाते हैं। और अगर आपने वेलोसिटी डायग्राम अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डेवलप करते हैं एक फार्मूला, उसका नाम होता है यूलर फार्मूला या ऑयलर फार्मूला। इसको ऑयलर बोलते हैं, ऑयलर इक्वेशन। और इस ऑयलर इक्वेशन के दो रूप होते हैं, दो रूप पढ़ते हैं मतलब डिप्लोमा बीटेक में। और जब हम ऑयलर इक्वेशन पढ़ लेते हैं और दोनों रूप समझ लेते हैं, तो मैं यहाँ जो बातें बता रहा हूँ इसी को मैं किसी और तरीके से बताता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में बताता हूँ और अच्छे तरीके से बता पाता हूँ। लेकिन चूंकि हाइड्रोलिक मशीन्स में वेलोसिटी डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने ऑयलर इक्वेशन भी नहीं पढ़ाया, और इसके बिना आपका काम चल जाएगा, कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया। लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा बदल गया। समझाने का तरीका क्या हो गया? थोड़ा लेमैन की तरह। कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे 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 होता चला गया और इससे काम बन गया। मैंने क्या बताया अभी? इम्पेलर क्या करेगा? इम्पेलर लगाएगा फोर्स लगाने से क्या होगा? फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बाद में इसी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? प्रेशर में। प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की जो बढ़ी है इसको घटाएंगे, फिर और इस प्रकार से घटाएंगे कि उसका कन्वर्जन किस में हो जाए? प्रेशर में। तो आपको ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन यही बात मैं ऑयलर इक्वेशन से बताता हूं अगर मैं पढ़ा रहा होता हूं बीटेक वालों को या इंजीनियरिंग सर्विस वालों को। ठीक है सर, आप ये बात क्यों बता रहे हैं? जब आपको पढ़ाना नहीं है तो आप क्यों बताए पड़े हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखेंगे और कहीं और भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ तो ऑयलर इक्वेशन से पढ़ाया गया, सर ने नहीं पढ़ाया था, सर को आता ही नहीं होगा। नहीं, सर को आता है, सर को पता है, मैंने भी अच्छे अध्यापकों से पढ़ा है, ठीक है, अच्छी किताबों से पढ़ा है, लंबा एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि बिना इसके काम चलाए अगर जेईई के बच्चों के, कि इसको बताने से चीज़ें कई बार और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और हमारा अगर इसको ना बताएं
ऐसे बताते चले जाएं, चीज़ें बड़े आराम से निकल जाती हैं। और ऐसा नहीं समझ में नहीं आता, समझ में आता है, समझ में आता है, बस मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप नहीं हो पाता बच्चे के पास, और उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आपको परीक्षा निकालनी है। और एक बात और बताऊँ आपको, डिप्लोमा के एग्जाम्स में या एसएससी जेई के एग्जाम में या कोई भी जेई एग्जाम में हाइड्रोलिक मशीन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज या बीटेक एग्जाम में हाइड्रोलिक मशीन एक सब्जेक्ट है, वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा डेप्थ दिया जाएगा, अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, मैंने इतना थोड़ा बताया कि क्योंकि जब मैं कोई चीज़ छोड़ रहा होता हूँ या मैं कोई चीज़ कम पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे अंदर खुद से एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि कन्फेस कर लेने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कि हाँ मैंने बता दिया बच्चों को कि मैंने वो चीज़ नहीं बताई है, और वो बताना स्वभाव पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए अभी, क्योंकि जब तक मैं वेलोसिटी डायग्राम नहीं पढ़ाता हूँ, तब जब तक मैं वेलोसिटी डायग्राम नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने ये बातें बताई थी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने रेडियल फ्लो क्लासिफाई किया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप को आया था इस पर। फिर मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप क्लासिफाई किया था और सब बताया था मैंने आपको। अब मैं आगे आता हूँ, रोड ड्राइविंग पंप को समझाया था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को समझाया था। अब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो हमें पढ़ना है, उन दोनों को का डिफरेंस बोल दो या कंपैरिजन बोल दो। यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंपैरिजन है। 8 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, 8 पॉइंट, देखो यहाँ 8 पॉइंट। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अगर कभी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर, तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इस कंपैरिजन से पूछे जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी बात, अगर आप कभी सब्जेक्टिव पेपर देते हो, कन्वेंशनल जैसे एसएससी का मेंस दे रहे हो या कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव है, तो वहां पे पूरा पूरा एक क्वेश्चन ही आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को कंपेयर कीजिए या इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप बिल्कुल ऐसे छाप देंगे उठा के, समझाऊंगा, छापेंगे तब जब आप समझेंगे, मैं समझाऊंगा भी। और कई बार इंटरव्यू में भी ये बहुत रोल प्ले करता है। इंटरव्यू में एग्जामिनर बोल देता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में कुछ 2-3 अंतर बताओ। सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे अलग है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कौन हाई हेड के लिए है, कौन लो हेड के लिए है, कौन विस्कस फ्लूइड के लिए, कौन नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए, या कौन लेस विस्कस फ्लूइड के लिए है, कौन हाई स्पीड चलता है, कौन स्लो स्पीड चलता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी, इंटरव्यू में भी 4-5 सवाल बन जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन या डिफरेंस का, ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू तीनों पर्पज से महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा प्रश्न मैंने यहाँ लिख रखा है, तुरंत इंट्रोडक्शन दिया हूँ और तुरंत लिख दिया हूँ इसको। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कंपेयर करने को, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे मानिए मैं आपसे कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में संविधान का नाम, हमारे संविधान में ही संविधान का नाम दिया है और बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं वही लिख देता हूं, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान है, मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसी मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, आप बताइए, बताओ। तो आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर 2 चीजों का अंतर बताना है हमको, हमें बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से कैसे अलग है, या दोनों में कंपैरिजन करना है, क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, क्या कॉमन है क्या डिफरेंट है। तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल तभी हो सकता है, कब? जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी अच्छे से पढ़ लूं। केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो क्या आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या इसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। अगर कभी भी कंपैरिजन करना है, जिन 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन से पहले दोनों को अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ें और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे,
फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। इसका मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए एक चीज़ जरूरी है कि आपको उन दोनों चीज़ों का पहले से काफ़ी ज्ञान हो, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं हूँ सुनील, मेरा नाम सुनील है, ठीक है। मैंने आपसे कहा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, या एक टीचर है एक्स, कौन अच्छा पढ़ाता है? तो आप कहोगे सर कौन अच्छा पढ़ाता है, इस बात को जानने के लिए मुझे सेम टॉपिक पहले आपसे पढ़ना होगा और सेम टॉपिक इनसे पढ़ना होगा। जब तक मैं दोनों से नहीं पढ़ लूँगा तब तक मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं केवल आपसे पढ़ रहा हूँ और बोल दूँ आप अच्छा पढ़ाते हो, तो ये गलत बात होगी कि जब तक मैं इनसे नहीं पढ़ूँ कैसे बोल दूँ? हो सकता है ये आपसे भी अच्छा पढ़ाते हों, फिर ये अच्छे होंगे। का मतलब कभी भी तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस या कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब दोनों का गहन अध्ययन आपने कर रखा। बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों का डिफरेंस मैंने शुरुआत में लिख दिया है, और मैं अगर अभी इसको पढ़ाना शुरू कर दूं, आपके लिए समस्या ये होगी, ना आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा है अभी, ना रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा है, और मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो आप कहोगे सर आप अपनी बात काट रहे हो। कायदे से का कंपैरिजन सबसे आखिर में पढ़ाइए, पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा दीजिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा दीजिए, दोनों के फीचर्स बता दीजिए, प्रॉपर्टीज बता दीजिए, करेक्टर बता दीजिए, वर्किंग फील्ड बता दीजिए। उसके बाद आखिर में दोनों को कंपेयर करिए, क्योंकि हम भी जानते रहेंगे कि हाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये बात सर ने बताई थी, रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये बात बताई थी, और फिर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक, उसी बात को फॉलो करता हूँ। मैंने लिख भले दिया है शुरुआत में कि महत्वपूर्ण था, मैंने भले लिख दिया शुरुआत में, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा सबसे आखिर में, जब भी मुझे लगेगा कि अब लॉजिकल आ गया समय, अब लॉजिकल टाइम बताने का। तो अभी इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ठीक है। ये सारा इसलिए नहीं बताऊंगा लेकिन लॉजिकल टाइम पे। अब मैं आता हूं आगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन कंपोनेंट्स, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं पहले आपको। मेन कंपोनेंट्स तो है क्या, यहाँ मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहले देखो, नाम सुन लो पहले। पहला है सक्शन पाइप विद फुट वॉल्व। सक्शन पाइप में एक फुट वॉल्व लगा होगा, ये फुट वॉल्व क्या है मैं बताता हूँ। एंड अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब होता है फिल्टर या जाली, स्ट्रेनर का मतलब होता है फिल्टर, या कह सकते हो जाली, ऐसी जाली जो जिससे लिक्विड छन के आ रहा हो, ठीक है। फिल्टर या जाली, या छिन्नक बोल सकते हो, जो भी, अगर हिंदी में छिन्नक बोलते हो छिन्नक, मुझे हिंदी को याद नहीं था, भूल गया हूँ मैं। फिल्टर या जाली। दूसरा एलिमेंट क्या है, डिलीवरी पाइप। तीसरा एलिमेंट क्या है, इम्पेलर। चौथा क्या है, केसिंग। तो मैंने यहाँ 4 मेन कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप के गिनाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा भी रहा हूँ उसको। 4 मेन कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप के पढ़ाएं, बताएं, गिनाए हैं, ये पढ़ाए नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चारों में जो हमारा एक्चुअल सेंट्रीफ्यूगल पंप वो यही है पंप। मतलब जिस पंप की हम बात करते हैं वो पंप में क्या होता है, इम्पेलर और केसिंग। इम्पेलर रोटरी पार्ट है, केसिंग स्टेशनरी पार्ट है। तो सर क्या डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप और बाकी जो आपने लिख रखा है ये हमारे पंप का पार्ट नहीं है? तो अगर मैं सही बताऊं तो ये वास्तव हमारे पंप का पार्ट नहीं है, लेकिन पंप को चलने के लिए, पंप को चलने का मतलब पंप को कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप मार्केट में पंप खरीदने जाएं, पंप खरीदने वाला केवल इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा पंप। जैसे एग्जांपल, आपने घर में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रखा, हमारे घर में जो ऊपर 2 मंजिला ऊपर 3 मंजिला ऊपर जो टंकी रखी होती, पानी की स्टोरेज टैंक रखा होता, संभरण टंकी रखी होती है, उसको भरने के लिए क्या होता है, हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक पंप लगाए रहते हैं। कई बार हमने देखा है, उसको हम लोग टुल्लू बोलते हैं। टुल्लू क्या बोलते हैं, टुल्लू, मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि भैया टुल्लू लगा हुआ है, टुल्लू ऑन कर दो, टुल्लू ऑफ कर दो, ऐसा आपने सुना होगा। टुल्लू, तो टुल्लू क्या है, टुल्लू, क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग टुल्लू बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक और नाम टुल्लू है? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। टुल्लू जो है एक कंपनी का नाम है, एक ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड है, एक ब्रांड है, कंपनी है। तो टुल्लू जो एक कंपनी है वो बहुत सी सारे एलिमेंट बनाती होगी, बहुत सारी चीजें बनाती होंगी।
उन बहुत सारी चीज़ों में वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का निर्माण भी करती होगी। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप इस कंपनी के द्वारा बनाया गया होगा उसको लोग टुल्लू बोल देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखा होता है कंपनी का टुल्लू, लोग बोलते हैं टुल्लू टुल्लू, पर है वास्तव में क्या, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसे एक और मैं बताता हूँ आपको, एक और बात बताता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं डालडा, डालडा क्या है, कंपनी का नाम है। डालडा वनस्पति बहुत ही हानिकारक होता है, खाइएगा नहीं, ठीक है। डालडा, डालडा क्या है, ये भी एक ब्रांड नेम। तो डालडा हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हो, उनमें एक प्रोडक्ट वनस्पति घी भी होता हो, और उस वनस्पति घी को लोग डालडा बोलते हैं। लेकिन क्या वनस्पति घी डालडा ही बनाती है और कोई कंपनी नहीं बनाती? और भी कंपनी बनाती थी, रथ, गगन, और भी कंपनियां थी, ये सब वनस्पति घी। तो सही नाम क्या है, वनस्पति घी, डालडा नहीं, वनस्पति घी। इसी प्रकार सही नाम टुल्लू नहीं है, ये तो ब्रांड नेम है। सही नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आपके घर में जो पंप लगा हो उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलें। आपके घर में जो वनस्पति घी खाया था उसे वनस्पति घी बोलें, डालडा ना बोलें। कंपनी का नाम डालडा है। इसी प्रकार एक और वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं, मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल, कई बार हम लोग बोलते हैं हमारे गाड़ी में, बाइक में मान लीजिए लुब्रिकेंट ऑयल खराब हो गया, तो हम कहते हैं मोबिल ऑयल जल गया, मोबिल ऑयल जल गया। ये मोबिल भी कंपनी का ही नाम है। तो इसका मतलब क्या मोबिल कंपनी का नाम है सर? तो अगर लुब्रिकेंट ऑयल मोबिल कंपनी का, तो मोबिल ऑयल बोलेंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि वो जो लुब्रिकेंट है वो मोबिल कंपनी का ही हो, कि और कंपनी का नहीं हो सकता? और कंपनी का हो सकता है। सही नाम क्या होता है, लुब्रिकेंट ऑयल, मोबिल ऑयल नहीं, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। मोबिल ऑयल तो ब्रांड नेम है। इसी प्रकार कई बार लोग बोलते हैं सर्फ, दुकानदार के पास जाते हैं और हम क्या कहते हैं, भैया एक पैकेट सर्फ दे देना, और वो हमको घड़ी थमाता है, और वो हमको टाइट थमा देता है, हम लेके चले जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, आपने मांगा सर्फ और उसने आपको दिया टाइट। तो हम जब सर्फ मांग रहे होते तो हमारा मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर। हम उससे क्या मांग रहे होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर मांग रहे होते हैं। सही नाम क्या हमें लेना चाहिए था, डिटर्जेंट पाउडर दे दीजिए। फिर वो बोलता है किस कंपनी का दें, किस ब्रांड का दें, तब हम बोलते हैं सर्फ का दीजिए, टाइड का दीजिए, घड़ी का दीजिए, और जो कंपनी है उसका दीजिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भैया एक पैकेट सर्फ दे देना। बात समझे, हम लोगों ने क्या देखा, और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि पास्ट में इन कंपनीज की लगभग मोनोपोली थी, एकाधिकार था, इतना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट बेचता था। या तो ये अकेली कंपनियां थी इतने प्रोडक्शन करने वाली, या इनका इतना ज़्यादा मटेरियल बिकता था, ये इतनी पॉपुलर थी कि इनका ब्रांड नेम ही क्या हो गया, प्रोडक्ट का नाम पड़ गया। प्रोडक्ट के नाम को लोग इनके ब्रांड नेम जानना शुरू हो, मोबिल ऑयल, टुल्लू, मोबिल, सर्फ, समझने बात को। इस प्रकार एग्जाम्पल है। इतनी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने एक टुल्लू, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, और उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के माध्यम से मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा। चलिए साफ करें इसको। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर आपने घर में सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदा है, कभी किसी ने खरीदा है, कभी किसी ने टुल्लू खरीदा है अपने घर में, खरीदा होगा। मान लीजिए आपने 0.75 हॉर्स पावर खरीदा, या ऐसे कुछ खरीदा, मान लीजिए 0.35 हॉर्स पावर खरीदा, कुछ एक टुल्लू खरीदा, तो उसकी कॉस्ट बताइए मुझे कितनी होती होगी। अगर आपने घर में टुल्लू खरीदा है, टुल्लू, मैं बार बार टुल्लू बोल रहा हूँ पर मेरा मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप ही बोलूँगा। मान लीजिए आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदा है घर में पानी भरने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, 2 मंजिला ऊपर पानी पहुँचाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप की कितने खरीद के लाया आपने, तो अगर आप जब खरीद के लाए होंगे तो वो आपको पड़ा होगा 3,000 रुपये का, या 3,000, 2,500 ऐसे कुछ, मतलब 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप महंगा होता है सस्ता? तो आप शायद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप महंगा होता है, महंगा होता है। 3,000 रुपये का सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ रहा है, महंगा है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है नॉर्मली इससे कम रेंज का होता है, ठीक है।
300 3000 नहीं पड़े, इससे कम का दिखेगा आपको। तो आप एक निष्कर्ष निकालोगे कि रेसिप्रोकेटिंग सस्ता, सेंट्रीफ्यूगल पंप महंगा। लेकिन मैंने कहा रुको, निष्कर्ष निकालने से पहले रुको, मैं कुछ और बता लूँ तब आप निर्णय लो। आप ये 3000 रुपए का सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीद के लाए, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा दिख रहा था? ऐसा देखो, एक शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर, आर्मेचर मतलब इसमें तांबे की कॉइल होगी, तांबे की कॉइल, ये तांबे की कॉइल्स हैं। और ये जो आर्मेचर वाला पार्ट है ये एक डब्बे में बंद, ठीक, यहाँ बियरिंग होगी, हाँ यहाँ बियरिंग होगी, यहाँ भी बियरिंग होगी और बियरिंग से घूमेगा। अब मैं अगर एक काम करूं, इस यहाँ क्या है, ये है आपका स्टेटर में चुंबक लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये आर्मेचर है रोटरी पार्ट और ये स्टेटर है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं अगर इसमें क्या दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूं तो ये चीज रोटेट करेगी। इस चीज का नाम क्या होता है? इस चीज का नाम होता है मोटर। इस चीज का नाम क्या होता है? मोटर, पूरा है मोटर। अब इस मोटर के शाफ्ट, मोटर का काम क्या था? मोटर ने किया क्या? मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दम पे मोटर ने यहाँ पे क्या किया, शाफ्ट घुमाया। जैसे शाफ्ट घूमा, शाफ्ट के घूमने का मतलब क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना? मैकेनिकल एनर्जी में। शाफ्ट रोटेट करना शुरू किया। अब अगर मैं इस रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर लगा दूं एक पंखी, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग पंखी बोल देते हैं, चरखी बोल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा पंप खराब हो जाता तो बोलते थे पंखी कट गई, चरखी कट गई, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पर अगर आप इंजीनियर हैं तो आप पंखी चरखी शब्द ना प्रयोग करें, आप प्रयोग करें इम्पेलर। क्या प्रयोग करेंगे? इम्पेलर। तो ये क्या है? ये वास्तव में है इम्पेलर, क्योंकि ये पंप का रोटरी पार्ट है, ये इम्पेलर है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये इम्पेलर भी रोटेट करेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट से किसके पास पहुंच गई? इम्पेलर के पास। अब अगर मैं इस इम्पेलर को बंद कर दूं एक केसिंग, और यहां से पानी आए। आपने देखा होगा अपने घरों में कि पानी कहाँ से आता है। आपने देखा, मान लो पानी जो है यहाँ से आना शुरू, पानी यहाँ से आया और यहाँ से निकल जाता है। सर ये क्या, ये जो आपने ये बनाया है, ये वाला पूरा हिस्सा बनाया है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा केसिंग। क्या कहलाएगा? केसिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इम्पेलर हो गया, ये केसिंग हो गई। अब और ये हम पूरे, इस पूरे को हम मार्केट से जब 2,500-3,000 रुपये खर्च करके आते हैं, हमको वो देने वाला ये पूरा देता है। तो मोटर भी लगी होती है और ये भी। अब देखो इस आगे का जो हिस्सा है, ये तो मोटर हो गया, ये हिस्सा तो मोटर हो गया, पीछे जो लगा हुआ है। ये आगे क्या है? इम्पेलर और केसिंग, इम्पेलर और केसिंग। यही इम्पेलर और केसिंग मिला के है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपने देखा कि इम्पेलर और केसिंग ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। और हमने जो कॉस्ट दी है या जो हमने प्राइस पे किया है 3,000 रुपये, वो 3,000 रुपये केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप का दिया है कि मोटर का भी दिया है? मोटर भी साथ में लगी रहती है, तो मोटर का भी दिया हमने। हमारे जो डोमेस्टिक सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उसमें मोटर लगी रहती है, लगी लगाई आती है, मतलब आप अलग से नहीं लगाना, आप लगी लगाई आएगी। लेकिन जो खेतों में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, जिसे कई बार ट्यूबवेल पंप बोलते हैं, वो उसमें मोटर अलग से लगानी पड़ती है। या मोटर नहीं, हम लोग कई बार इंजन लगा देते हैं, जनरेटर ही लगा देते हैं पूरा, तो उसमें ये अलग से आता है। तो हमने यहाँ जो 3,000 रुपये खर्च किए, वो उसमें मोटर की भी कॉस्ट है, पंप की भी कॉस्ट है।
तो ये जो 3000 खर्च किए उसमें लगभग आपका 2800 रुपए के आसपास जो खर्चा आया है वो मोटर का आया है। पंप का खर्चा कितना है? 200 रुपए। 200 रुपए कैसा खर्चा है पंप का। अगर आपको 200 अच्छा न लगे तो आप एक काम को 2700 कर लो, इसको 300 कर लो। फिर भी अच्छा न लगे तो इसको 2600 कर लो, इसको 400 कर लो। लेकिन एक बात तय है, इसकी तुलना में ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब यहाँ जो मैंने 3000 रुपए पे किए, ये 3000 रुपए जो पेमेंट है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप प्लस मोटर की है। सेंट्रीफ्यूगल पंप प्लस मोटर की है। और अगर इसमें केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप की देखा जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कॉस्ट इस 3000 रुपए में हो सकता है केवल 200 रुपए हो, क्या हो सकता है 300 रुपए हो। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सस्ता होता है कि महंगा? मैं पंप की बात कर रहा हूं, मोटर को मत गिनो, उसमें मोटर को मत गिनो। मोटर को अगर नहीं गिनोगे तो पंप क्या पड़ेगा, सस्ता कि महंगा? सस्ता। हम जो ज्यादा पैसा दे के आते हैं वो उसमें पंप के साथ मोटर की भी कॉस्ट जुड़ी रहती है, इसीलिए हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम मोटर को हटा दें और केवल पंप का पेमेंट करें तो पंप का पेमेंट 200-250 रुपये ही होगा। और आपने देखा भी होगा जिन जगहों पे मोटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, मोटर सस्ती होती, वहाँ पे पंप सस्ता पड़ जाएगा। जैसे आप लोग का जो डेजर्ट कूलर है, जो घर में कूलर लगा होता है पानी वाला, जो हम लोग मई जून चलाते हैं, उसमें एक पंप लगा होता है, उसे कई बार लोग मेढक पंप बोलते हैं, मेढक पंप ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सबमर्सिबल रहता है कि मेढक पंप बोलते हैं। वो कितने का आता है? 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपया। जो महंगा आता है 200 रुपये तक का आता है, उसमें साल भर की वारंटी दे देते हैं। 100 रुपये का रास्ते में होता नहीं, वो बेचने वाला 100 का बेच दे रहा है, 200 का बेच दे रहा है, वो होता 50 रुपये तक का ही होता है। लेकिन वो इतना सस्ता क्यों? मतलब पंप भी है, मोटर भी है, क्योंकि उसकी मोटर आप जाके देखिएगा ना, उसमें तांबे की क्वाइल है, ना वो बड़ी मोटर है, छोटी सी मोटर, और तांबे की क्वाइल वगैरह भी नहीं, उसकी अलग प्रिंसिपल ही होता है काम करने का, तो इसलिए वो सस्ता पड़ता है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो कॉस्ट आपको ज़्यादा दिखती है वो उसकी मोटर की होती है। मोटर महंगी तो पंप की कॉस्ट ज़्यादा, मोटर सस्ती तो पंप की कॉस्ट कम। मोटर हटा ही दो, जो बचता है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। फिर हमें केवल उसका पेमेंट करना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप सस्ता होता है कि महंगा? सस्ता। और एक बात और, आपने यहां देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में है क्या? इम्पेलर एंड केसिंग। का मतलब इम्पेलर और केसिंग, इम्पेलर और केसिंग को अगर हम मिला दें, इम्पेलर और केसिंग को अगर हम मिला दें, इम्पेलर और केसिंग को, यही क्या है हमारा? यही है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन अगर सर यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो फिर हम डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप वगैरह क्यों लगाते हैं? पर देखो बेटा, आपने ये पंप खरीद के लाए मार्केट से, क्या ये पंप काम करने लायक है? बिल्कुल है। लेकिन बेटा यहाँ से पानी निकलेगा, पानी कहीं पहुंचाना होगा ना, तो इस पहुंचाने के लिए हमें लगाना पड़ता है एक डिलीवरी पाइप। वो डिलीवरी पाइप लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके वो पंप का पार्ट गिन भी सकते हो, नहीं भी गिन सकते हो। मैं तो नहीं गिनता हूं, मैं तो मानता हूं कि यही पार्ट है। लेकिन किताबों में चारों लिखा होता है, जैसे चारों लिखा है, लेकिन मेन तो यही दोनों है, ठीक है। इसलिए आपको कहीं बोलना हो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या क्या पार्ट हैं, तो आप बोलिए इम्पेलर एंड केसिंग, यही दो मेन है। बाद में कोई बोले सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, तो हाँ वो भी होता है बस। लेकिन पहले आप इम्पेलर और केसिंग का नाम लीजिए। और यहाँ पे जो पानी आ रहा है, ये पानी कहीं से आएगा ना बेटा, पानी कहीं से आएगा तो इसके लिए पाइप लगाना पड़ेगा, और इस पाइप को हम बोलेंगे सक्शन पाइप। सक्शन पाइप भी, अब सक्शन पाइप में क्या होता है, ये सक्शन पाइप कहीं ना कहीं डूबा होगा, सक्शन पाइप कहीं ना कहीं डूबा होगा। जब डूबा होगा और ये है पानी का स्रोत जहां से पानी आना है इसके अंदर। अब क्या होगा, ये पानी जो आ रहा है, इस पानी में गंदगी हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे पानी के अंत पे, यहाँ पे हम लगाए रहते हैं पाइप, सक्शन पाइप के अंत पे हम लगाए रहते हैं एक फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब जाली या फिल्टर। तो फिल्टर का काम होता है पानी को छान छान के ऊपर ले जाए, और फुट वॉल्व का काम होता है, फुट वॉल्व का काम ये होता है कि जब ये पंप ऑफ हो जाए, ये क्लोज हो जाए, या उसको मैं ऑफ कर दूं, तो जो लिक्विड यहाँ पे भर गया है, जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है केसिंग के अंदर और सक्शन पाइप में और कुछ हिस्सा डिलीवरी पाइप में, लिक्विड लौटने ना पाए। क्योंकि अगर ये लिक्विड लौट गया, जब इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर ये लिक्विड बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं अभी समझाऊंगा। तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आई, यहाँ ये बात समझ में आई, इम्पेलर और केसिंग ही वास्तव में हमारे पंप हैं, बाकी सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप वगैरह तो एक्स्ट्रा है। अभी फुट वॉल्व वगैरह पे अभी हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। चलो इतनी बात समझ में आई। यहाँ देखिए मैंने पंप बनाया है, देखिए यहाँ
मैं गिना देता हूँ। देखिए मैं आपको केसिंग, इम्पेलर सब यहाँ पे आपको गिना देता हूँ। देखिए आप यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जो आपको मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, ये देखिए इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड है। ये जो हिस्सा है यही है इम्पेलर, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये इम्पेलर है। और ये टरबाइन पंप का रोटरी पार्ट है। तो क्या है ये एक, अच्छा, इस इम्पेलर के चारों तरफ एक हिस्सा होगा या स्पेस होगा, उसे बोलेंगे केसिंग। केसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। केसिंग यहाँ पर ये है, ये देखिए, ये जो केसिंग, आप देखिए यहाँ पे केसिंग का यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, और ज़्यादा। ये केसिंग है। इस पानी जो होगा यहाँ पे प्रवेश करेगा। यहाँ पे कैसे प्रवेश करेगा सर? पानी तो यहाँ से प्रवेश कर रहा है। बेटा वास्तव में ये पाइप जो है ऐसे आया है, ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे जाके हुआ। बात को, पाइप जो है ऐसे शुरुआत हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ा है और ऐसे मुड़ के यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है, तो पानी ऐसे आ रहा है। इस हिस्से को जहाँ पे पानी प्रवेश करता है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं आई ऑफ द पंप। क्या नाम देते हैं? आई ऑफ द पंप, या कई बार इसको सक्शन आई बोलते हैं। सक्शन आई, क्या बोलते हैं? सक्शन आई। और यहाँ पे यहीं पर प्रेशर जो होता है वो सबसे कम होता है और कैविटेशन के चांस भी यहाँ ज़्यादा होते हैं। सबसे न्यूनतम प्रेशर वाला पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आई या सक्शन आई। एग्जाम में एक बार पूछा गया, पंप में जहाँ पानी प्रवेश करता है, पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में जिस स्थान में पानी प्रवेश करता है उसका नाम क्या होता है? नाम होता है आई या सक्शन आई। या सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी कहाँ प्रवेश करता है? सेंटर पे कि परिधि पर? तो प्रवेश करता है सेंटर से, और सेंटर से प्रवेश करने के बाद वो पानी जो होता है, सेंटर से प्रवेश करने के बाद वो पानी क्या होता है? देखो ये पानी यहाँ प्रवेश किया, उसके बाद ये पानी जो यहाँ प्रवेश किया, उसके बाद ये इम्पेलर से होते हुए केसिंग में, इम्पेलर से होते हुए केसिंग में, इम्पेलर से होते हुए केसिंग में, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। ठीक है, और ये फिर पानी जो यहाँ इकट्ठा होगा केसिंग के अंदर, सारा पानी जो केसिंग के अंदर इकट्ठा होगा वो केसिंग से धीरे धीरे होते हुए कहाँ पहुँचेगा? हमारे डिलीवरी पाइप में। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक, अभी मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। पहले आप पार्ट्स को पहचानना सीखिए, पार्ट्स को पहचानना सीखिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, तो आपने इम्पेलर देखा, केसिंग देखा, और देखो मैंने यहाँ पे इस हिस्से को क्या लिख दे रखा है? आई, तो दिख रहा है आई लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पाइप है, यहाँ पे एक ऐसा पाइप ऐसे आया होगा, फिर ऐसे मुड़ा होगा और फिर ये जा रहा है। ये पाइप है सक्शन पाइप, ये पाइप है सक्शन पाइप, सक्शन पाइप। और ये जब पानी जहाँ से उठना है वो उसका लेवल ये है। पानी जहाँ से उठना है, जहाँ से चलना, उसको बोलते हैं सम्प। ठीक है, ये क्या है? एक रिजर्वायर है जहाँ से पानी चलना है, सम्प। और इसमें आप देखिए क्या है, जो निचला हिस्सा है उसमें जाली, क्या लिखा है? एक स्ट्रेनर लगा हुआ है और एक फुट वॉल्व, स्ट्रेनर एंड फुट वॉल्व। तो निचले सक्शन पाइप में लगा हुआ, डिलीवरी पाइप में फुट वॉल्व जरूरत नहीं होती, सक्शन पाइप जरूरत होती है। और ये आपका जो पाइप है, ये क्या है? ये है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में यहाँ पे एक डिलीवरी वॉल्व भी लगा होता है, डिलीवरी वॉल्व लगा होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो एक सवाल, एक बार एग्जाम में सवाल पूछा कि डिलीवरी वॉल्व कहाँ लगा होता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे क्लोज टू द केसिंग, केसिंग के जितना पास हो सके, केसिंग के पास लगाते डिलीवरी वॉल्व, या डिलीवरी पाइप में लगा होता डिलीवरी वॉल्व। ऐसा पूछा गया एक सवाल, डिलीवरी वॉल्व इज प्लेस्ड इन डिलीवरी पाइप क्लोज टू द केसिंग। ठीक है, तो आपने वो सारे एलिमेंट्स जो मैंने पढ़ाए वो उसमें आपने यहाँ पे उसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। अब बात करते हैं इम्पेलर की। इम्पेलर मैंने बताया ना, पंप का मतलब दो हिस्सा, एक इम्पेलर और एक केसिंग। अब इम्पेलर होता क्या है? इम्पेलर वास्तव में पंप का रोटरी पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट या रोटरी पार्ट ऑफ पंप। पंप में जो हिस्सा रोटेट कर रहा होगा उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पेलर। टरबाइन में रोटरी पार्ट को हम बोलते हैं रनर, पंप में रोटरी पार्ट को बोलते हैं इम्पेलर। कंप्रेसर में भी बोलते हैं इम्पेलर, ब्लोअर में भी बोलते हैं इम्पेलर। टरबाइन में रनर, पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर में इम्पेलर। ठीक है, ये इम्पेलर। अब ये इम्पेलर दिखे कैसा, आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये भी एक इम्पेलर है। सर ये तो हमारे घरों में जो फर्राटा वाला फैन होता है, शादी ब्याह में लगा होता है, वैसा दिख रहा है, उसका लग रहा है उसी का पंखा पर है ये। हाँ ऑलमोस्ट वैसा ही है, पर ये इम्पेलर है। सर इसका मतलब शादी ब्याह में जो पंखा लगा होता है फर्राटा वाला, उसमें भी हम इम्पेलर बोल सकते हैं उसको? हाँ भी वो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये इम्पेलर है। एक इम्पेलर ये है और एक इम्पेलर ये है। सर ये तीनों इम्पेलर में क्या अंतर है और ये तीन प्रकार के इम्पेलर क्यों, मैं अभी समझाता हूँ। तीनों में अंतर भी समझाऊंगा और ये बताऊंगा तीन प्रकार के इम्पेलर है। ओके चलो पहले हम इम्पेलर क्या होता है ये समझ लें। क्या लिखा है? द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर। ये बात तो मैंने बताया था, जो रोटरी पार्ट या रोटेटिंग पार्ट है वही क्या होता है, वही होता है आपका इम्पेलर। इम्पेलर की परिभाषा क्या हुई कि द रोटरी पार्ट या रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर। अब इस इम्पेलर में होता क्या है, देखो इस इम्पेलर में होता क्या है। अगर मैं यहाँ इम्पेलर बनाऊं तो जो रोटरी पार्ट उसको बनाता हूं, यही इम्पेलर। अब इस इम्पेलर में मान लो ये इम्पेलर इधर तरफ घूम रहा है, ये इम्पेलर इधर तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो ये है इसके ब्लेड्स, ये ब्लेड्स, ये इम्पेलर इधर घूम रहा है और ये है इसके ब्लेड्स, ठीक। ये तो इम्पेलर की बात करें तो क्या है, देखो इम्पेलर है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, अ सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स, ढेर सारी कर्व ब्लेड। इम्पेलर में ढेर सारी कर्व ब्लेड होती है। देखो ये ब्लेड है, कर्व ब्लेड है कि नहीं है, इन्हीं को कर्व ब्लेड बोलते हैं या कर्व वेन बोलते हैं। ढेर सारी कर्व ब्लेड या कर्व्ड वेन होती हैं। इम्पेलर में ये होता है ब्लेड्स, इम्पेलर में ब्लेड्स होंगी, ठीक। तो एक चीज मालूम पड़ी, इम्पेलर में ब्लेड्स होंगी। अब इन ब्लेड्स के बारे में एक बात लिखी है, ये जो ब्लेड्स होते हैं ये हमेशा होते हैं, हमेशा रखे जाएंगे बैकवर्ड कर्व्ड। बैकवर्ड कर्व्ड का मतलब होता है पीछे की ओर मुड़े हुए। सर यहाँ पीछे की ओर मुड़े हुए क्या मतलब है, अभी मैं समझाऊंगा। तो बैकवर्ड कर्व्ड लिखा हो या कई बार लिखा होता बैकवर्ड बेंड। ये जो ब्लेड्स हैं, जो ब्लेड्स हैं ये कैसे हैं, किधर की तरफ मुड़े हुए हैं, ये पीछे की ओर मुड़े हैं। बैकवर्ड कर्व्ड या बैकवर्ड बेंड, याद रखिए बहुत बार पूछा एग्जाम में, बैकवर्ड कर्व्ड या बैकवर्ड बेंड। अब सवाल उठता है सर यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड जो आप वर्ड इस्तेमाल करो, आपने बैकवर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब फॉरवर्ड भी होता होगा। आपने कहा हाँ तीन होते हैं, फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, रेडियल कर्व। मतलब पीछे आगे की ओर मुड़े हुए, रेडियल और पीछे की ओर। सर ये आगे की ओर मुड़े हुए पीछे की ओर मुड़े हुए कैसे पहचानेंगे हम, कोई ब्लेड आगे की ओर मुड़ा है पीछे की ओर मुड़ा है कैसे पहचानेंगे, हमने कहा मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरा चलिए ठीक है आप पहचानना सिखा दोगे। फिर सवाल उठता है कि आगे की ओर मुड़ा हुआ क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं आप, या रेडियल प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप, पीछे की ओर मुड़ा हुआ क्यों प्रयोग कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आंसर क्या है बता देता हूं। पीछे की ओर मुड़े हुए ब्लेड्स क्या होता है, पंप की इफिशिएंसी हाईएस्ट आती है। एक बार सवाल पूछा भी कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी हाईएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी कब, जब उसके ब्लेड पहला ऑप्शन पीछे की ओर मुड़े हो, दूसरा ऑप्शन आगे की ओर मुड़े हो, तीसरा ऑप्शन रेडियल हो, चौथा एनी ऑफ द अबव। आंसर होगा इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी मैक्सिमम तब आती है जब उसके ब्लेड पीछे की ओर मुड़े हुए हों। अब पीछे की ओर मुड़े हुए हैं क्या मतलब मैं समझाता हूँ, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप समझिए इसमें ढेर सारे कर्व ब्लेड होते हैं इस इम्पेलर में और ये सारे ब्लेड हमेशा पीछे की ओर मुड़े। सर फॉरवर्ड कर दें तो, करना चाहो तो फॉरवर्ड पीछे मतलब आगे की ओर मुड़ा हुआ ब्लेड भी कर सकते हो, लेकिन एक इंजीनियर हो आप जब जान रहे हो कि आगे की ओर मुड़ा हुआ ब्लेड इस्तेमाल करोगे तो इफिशिएंसी कम आएगी, तो इंजीनियर हो तो आगे की ओर मुड़ा हुआ इस्तेमाल फिर नहीं करोगे। अगर आप समझदार हो तो आप जानोगे कि हम वही ब्लेड इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसमें मिल रहा है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, बैकवर्ड में। तो हमेशा इसीलिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बैकवर्ड कर्व ब्लेड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। में जो इम्पेलर है उसके ब्लेड कैसे होंगे, बैकवर्ड कर्व या बैकवर्ड बेंड। ओके
अब ये जो ब्लेड, ये जो आपको ब्लेड दिख रहा है, ये जो ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड घूमेंगे, क्या ये हवा में घूमेंगे? नहीं, एक जुड़े होंगे किसी शाफ्ट से, यहाँ शाफ्ट भी हो, और यही तो मैंने पीछे दिखाया था यार, देखिए ना, यही है आपकी ब्लेड, यही है आपका ब्लेड इम्पेलर का, और ये कहाँ जुड़ा है? एक शाफ्ट में, और ये शाफ्ट किसका शाफ्ट है? मोटर का, और इस मोटर क्या होगा? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, और बाद में ये पंप की मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और क्या देगा? बढ़ाएगा फ्लूइड एनर्जी। क्या बढ़ाएगा? फ्लूइड एनर्जी। क्या होगा? देखो यहाँ मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, और पंप मैकेनिकल को फ्लूइड एनर्जी, ठीक है, या कहो प्रेशर एनर्जी में, क्योंकि फ्लूइड एनर्जी में क्या बढ़ाएंगे हम? प्रेशर। फ्लूइड एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी होती है, प्रेशर भी होती है, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, हम क्या बढ़ाएंगे? प्रेशर। तो आपने देखा ये जो इम्पेलर है, जो पंख इम्पेलर है, किसमें जुड़ा होता है? शाफ्ट में। किसके शाफ्ट में? मोटर के। तो वो यहाँ लिखा हुआ है। इट मतलब इम्पेलर, इट इज माउंटेड, माउंटेड मतलब बंधा होना, ऑन अ शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इम्पेलर है ये बंधा होता है एक शाफ्ट में, जो शाफ्ट कनेक्टेड होता है मोटर की शाफ्ट से। तो यहाँ पे तो आपको लगेगा मोटर की शाफ्ट और इम्पेलर की शाफ्ट एक ही है। कई बार ये दोनों शाफ्ट अलग होती हैं और यहाँ पे दोनों के बीच लगी होती है कपलिंग। क्या लगी होती है? कपलिंग। तो इसकी शाफ्ट और इसकी शाफ्ट बीच क्या होती है? कपलिंग। तो मतलब इम्पेलर जो होगा एक शाफ्ट से जुड़ा होगा और ये शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट जुड़ा होगा। ये बात समझ में आई? ओके। अच्छा, द फ्लो इन इम्पेलर इज फोर्स वोर्टेक्स। और जो फ्लो होता है, जो इम्पेलर के अंदर जब फ्लूइड का फ्लो होगा, जब फ्लूइड इसके अंदर आएगा, इम्पेलर के कांटेक्ट में आएगा और ऐसे जब निकलेगा, तो जो फ्लो होगा इम्पेलर के अंदर, इम्पेलर के अंदर, इम्पेलर के बाहर नहीं, इम्पेलर के अंदर जो होगा कैसा होगा? फोर्स्ड वोर्टेक्स। अब ये सर फोर्स वोर्टेक्स क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप पहले सुनो। तो फोर्स, पहले मैं वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है मैं ये समझाऊंगा, फिर वोर्टेक्स फ्लो के प्रकार होते हैं दो, फ्री वोर्टेक्स, फोर्स वोर्टेक्स, ये भी पढ़ाऊंगा। अभी आपको फोर्स वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स समझ में आएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन एक बात एग्जाम में पूछी आती है कि द फ्लो इन द इम्पेलर इज फ्री वोर्टेक्स और फोर्स वोर्टेक्स, तो आंसर होगा फोर्स वोर्टेक्स। इम्पेलर के अंदर जब तक फ्लूइड है तो फ्लो कैसा होगा? फोर्स वोर्टेक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। पहला कि जो इम्पेलर की ब्लेड्स होते हैं वो बैकवर्ड कट, पीछे की ओर मुड़े होते हैं। और क्यों पीछे की ओर मुड़े होते हैं? ताकि इफिशिएंसी अधिकतम मिले। और दूसरी बात, इम्पेलर के अंदर जो लिक्विड का फ्लो होगा वो किस प्रकार का होगा? फ्री वोर्टेक्स की फोर्स वोर्टेक्स? फोर्स वोर्टेक्स। ये दो बातें एग्जाम में आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये इम्पेलर है ये तीन प्रकार का होता है। ब्लेड वही होंगे, पीछे की ओर मुड़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके तीन प्रकार बनेंगे। तो दीज आर थ्री टाइप। तो जो इम्पेलर हैं वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्पेलर। तीन तरह के होते हैं। पहले को नाम देखिए, दूसरे का नाम देखिए, तीसरे का नाम देखिए। सॉरी, यहाँ ये तीसरा है, ये वन नहीं है, ये तीसरा है। देखो पहला श्राउडेड या क्लोज्ड या इनक्लोज्ड। इन तीनों का मतलब समझिए। देखो, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद। कोई चीज कब बंद होती है? जब उसे ढक दी जाए। कोई चीज कब बंद होती है? जब वो ढक दी जाए। ठीक है। इनक्लोज्ड का मतलब भी होता है कवर्ड, मतलब ढका हुआ। और श्राउड, तो श्राउड का मतलब क्या होता है? देखो, श्राउड अंग्रेजी का शब्द है और श्राउड का मतलब होता है, जो हम लोग हिंदी डिक्शनरी में देखोगे मिलेगा, कफन। कफन जो मरे हुए व्यक्ति को ढकने के लिए इस्तेमाल होता है, कफन ये। लेकिन टेक्निकल भाषा में श्राउड का मतलब होता है कवर, जो ढक दे। ठीक है, तो यहाँ श्राउडेड का मतलब भी कवर्ड है, ढका हुआ। ठीक है, श्राउडेड, क्लोज्ड, इनक्लोज्ड, इन तीनों से एक ही अर्थ निकल रहा है, ढका हुआ। ढका हुआ क्या मतलब? क्या चीज ढका हुआ? ब्लेड्स। अगर हम ब्लेड्स को ढक दें तो उसको बोलते हैं श्राउडेड या क्लोज्ड या इम्पेलर। श्राउडेड इम्पेलर या क्लोज्ड इम्पेलर या इनक्लोज्ड इम्पेलर। सर ढकने क्या मतलब, फिर समझाइए। चलो देख, मान लो ये है इम्पेलर, ये कौन सी कैटेगरी का है? ओपन। अभी देखो ये ओपन का, अभी ओपन समझाऊंगा।
ये एक इम्पेलर है, यहाँ ये वाला हिस्सा जो मोटर के शाफ्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है, मोटर के शाफ्ट में जोड़ देंगे इसको, मोटर के शाफ्ट घूमेंगे तो ये भी घूमना शुरू कर देगा। अब एक बात समझो, ये क्या है, ये एक ब्लेड, दूसरा ब्लेड, तीसरा ब्लेड, चौथा ब्लेड, ब्लेड दिख रहा है आपको? यस। ये बताओ इस ब्लेड को अगर देखो, इस ब्लेड को, ब्लेड के पीछे सपोर्ट देने के लिए कोई और प्लेट वगैरह है? प्लेट नहीं है। इस ब्लेड के आगे सपोर्ट देने के लिए कोई प्लेट है आगे? नहीं। अगर तो समझो ये मान लो पंखा है आपका, जो हवा देता है ना, फर्राटा वाला, वो पंखे का पर है। अगर मैं इस ब्लेड्स को सपोर्ट देने के लिए पीछे की ओर एक प्लेट लगा दूं, और अब ये प्लेट से जुड़े हुए, ये प्लेट है और प्लेट में ये ब्लेड जुड़े हुए हैं, प्लेट तो हैं पर प्लेट में जुड़े हुए हैं। यार जैसे देखो, जैसे मान लो ये ब्लेड है एक, ये मेरा हाथ नहीं, ब्लेड है, ठीक है, और इसके पीछे की तरफ कोई सरफेस है? प्लेट? नो। आगे की तरफ है? नो। लेकिन मैं एक काम करूं, एक पीछे की तरफ एक सरफेस ला दूं, ये ब्लेड, और इस ब्लेड को क्या करूं, इस सरफेस से जोड़ दूं, वेल्डिंग कर दूं, या कास्टिंग ऐसे करूं तो जुड़ा हो रहा है। क्या इस ब्लेड को इस प्लेट का सहारा मिल गया? क्या सपोर्ट मिल गया? यस। ये जो पीछे की ओर प्लेट है इसे बोलते हैं बेस प्लेट। क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। अगर ऐसी एक प्लेट आगे की ओर भी ले आए, ऐसी एक और प्लेट आगे की ओर ले आए, तो आगे की प्लेट को बोलते हैं क्राउन प्लेट। अब आप बताओ, बेस प्लेट, क्राउन प्लेट, और बीच में क्या? ब्लेड। अगर ब्लेड को पीछे की ओर से भी सपोर्ट प्रदान कर दें, आगे की ओर से भी सपोर्ट प्रदान कर दें, और ये सपोर्ट प्रदान करेंगे प्लेट्स के माध्यम से, और पीछे की तरफ सपोर्ट प्रदान करने वाली प्लेट को बोलेंगे बेस प्लेट, और आगे की तरफ सपोर्ट प्रदान करने वाली प्लेट को बोलेंगे क्राउन प्लेट, तो क्या होगा? ये दोनों प्लेट पीछे की ओर से और आगे की ओर से मिलके क्या होंगी? ब्लेड्स को कवर कर लेंगी, प्लेट्स को ढक लेंगी, प्लेट्स दिखेंगी और ब्लेड उसके अंदर छिपा रहेगा। ऐसे इंपेलर को बोलते हैं श्राउडेड या क्लोज्ड या इनक्लोज्ड इंपेलर। तो मैंने क्या किया, अभी पीछे की ओर एक प्लेट लगाई है, अब आगे की ओर भी लगा दूं। पीछे की ओर लगाऊंगा तो ब्लेड दिख रही है, और अगर आगे की ओर लगाऊंगा तो पीछे एक प्लेट, आगे एक प्लेट, बीच में ब्लेड्स, और आपको ब्लेड्स दिखाई देना बंद हो जाएंगे और ऐसा कुछ बने। ये देखो, ये है आगे की प्लेट। आगे की प्लेट क्या बोलते हैं? क्राउन प्लेट। क्या बोलते हैं? क्राउन प्लेट। क्राउन प्लेट। और पीछे की प्लेट को, पीछे की प्लेट है, इसे क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। ठीक है। अब क्राउन प्लेट बेस प्लेट के बीच यहां पे आपको देखो, यहां पे आपको जो ब्लेड है जो अंदर छिप गया है वो यहां पे दिख रहा होगा। ये ब्लेड दिख रहा है आपको, यहाँ भी ब्लेड दिख रहा होगा जो छिप गया है। ठीक है, ये ब्लेड छिप गया है, ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है, साइड्स दिखेगा, सामने से नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा है? इनक्लोज्ड इंपेलर। सर अगर मान लीजिए हम बेस प्लेट और क्राउन प्लेट दोनों साइड प्लेट में लगाते हैं, केवल एक साइड लगाते हैं, एक साइड लगाते हैं, मान लो बेस लगाते हैं, जब भी एक साइड लगाना होगा तो हमेशा पीछे देंगे, तो बेस प्लेट लगाते हैं, तो केवल बेस प्लेट लगा देते, तो ये हो प्लेट है, पीछे की ओर ये प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? बेस प्लेट। क्राउन नहीं है, बेस प्लेट है। क्राउन होगा तो दिखना बंद हो जाएगा, क्राउन मतलब सामने तरफ, सामने तरफ अगर प्लेट लग जाएगी तो ये पंख दिखना बंद हो जाएंगे, जो पिंग्स हैं या जो ये हैं आपके वेन्स हैं ये दिखना बंद हो जाएंगे। इसका दिख रहा है, इसका मतलब बेस प्लेट है। ये तो ये पीछे जो प्लेट है बेस प्लेट है, तो ये कहलाएगी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। और अगर दोनों साइड की प्लेट हटा दें, देखो, तो अगर आपकी ब्लेड्स, जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के पीछे और आगे कोई प्लेट नहीं है सपोर्ट, ब्लेड के पीछे की ओर और आगे की ओर दोनों तरफ कोई प्लेट नहीं है सपोर्ट देने के लिए, वो कहलाता ओपन इंपेलर। और अगर ब्लेड के पीछे की ओर एक प्लेट दिया है सपोर्ट देने के लिए और उस प्लेट का नाम है बेस प्लेट, तो ऐसे को बोलते हैं सेमी ओपन, क्योंकि ओपन नहीं कहलाएगा, अब सेमी ओपन क्योंकि एक तरफ से ढका हुआ है। और अगर दोनों साइड प्लेट दे दूं,
बेस प्लेट दे दूं, क्राउन प्लेट दे दूं, बेस प्लेट एंड क्राउन प्लेट, ऐसे को बोल लेंगे इनक्लोज्ड इम्पेलर। तो अभी आपने ये समझा कि तीनों इम्पेलर में अंतर कैसा होगा। श्राउडेड का मतलब ढका हुआ, इधर से ढका हुआ, दोनों साइड से। कैसे ढकेंगे? दो प्लेट के माध्यम से। प्लेट्स के नाम क्या होंगे? पीछे वाले का नाम होगा बेस प्लेट और सामने वाले का नाम होगा क्राउन प्लेट। तो इसीलिए इनको क्लोज्ड इम्पेलर या इनक्लोज्ड इम्पेलर ही बोलते हैं। दूसरा क्या है? सेमी क्लोज्ड। सेमी, आधा बंद कहो या आधा खुला बोलो, इसीलिए सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं, सेमी ओपन भी बोलते हैं। और इनको नॉन क्लॉग, ये गलत है, नॉन क्लोज नहीं, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, गलत वर्ड, नॉन क्लॉज नहीं, इसको बोलते हैं नॉन क्लॉग। नॉन क्लॉग सही कर लीजिएगा, नॉन क्लॉग। सी क्लॉग माने फंसना होता है, जैसे आपके दांतों में खाना खाते में कुछ फंस जाता है, डॉक्टर पास जाते कहते डॉक्टर साहब कुछ क्लॉग हो गया है, कुछ फंस गया है। तो क्लॉग मतलब कुछ फंस जाना होता है। नॉन क्लॉग इम्पेलर, ठीक है। तो सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन या नॉन क्लॉग। एक बार पूछा गया कि नॉन क्लॉग इम्पेलर किसे बोलते हैं, श्राउडेड मतलब क्लोज्ड को, सेमी क्लोज्ड को कि ओपन को, तो आप बोलोगे सेमी क्लोज्ड, नॉन क्लॉग इम्पेलर। और तीसरा है ओपन इम्पेलर। अब याद करना बड़ा आसान है। अब सवाल उठता है कि कौन से इम्पेलर का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब आपसे मैं बोलता हूं, देखो मान लो ये इम्पेलर है, इस इम्पेलर में फ्लूइड प्रवेश करेगा, इस इम्पेलर में फ्लूइड प्रवेश करेगा, देखो कहाँ से प्रवेश करेगा, मैं बना रहा हूं, देखो फ्लूइड को बना रहा हूं। मान लो ये है सक्शन आई, ये हिस्सा सक्शन आई, यहां से फ्लूइड प्रवेश करे, ये फ्लूइड प्रवेश करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ये फ्लूइड बाहर निकल, और उस बाहर निकलने के बाद कहाँ जाएगा? केसिंग में, क्योंकि इम्पेलर को घेर के क्या होती है? केसिंग। इम्पेलर के चारों तरफ का स्पेस किससे ढका हुआ, किससे बना होता है? केसिंग से। ये लिक्विड केसिंग घुस जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये लिक्विड जो आ रहा है, अगर ये फाइबरस हो, मतलब फाइबरस मतलब इस लिक्विड में कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें रेशे हों, धागे टाइप के, फाइबरस हो, या ऐसा कोई लिक्विड हो जो थोड़ा गाढ़ा हो, तो आपको नहीं लगता कि वो फाइबरस लिक्विड या गाढ़ा लिक्विड इस जो रास्ता है इसको क्या करेगा? जाम कर देगा, फंसा देगा। या मान लीजिए ये लिक्विड जो आ रहा है ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, इसमें कुछ गंदगी है, ठीक है। क्या वो गंदगी के कारण यहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि इनक्लोज्ड इम्पेलर्स की जो बनावट है, इनक्लोज्ड इम्पेलर्स की जो बनावट है वो जिस प्रकार से है, इसमें जो लिक्विड पंप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। और प्योर लिक्विड क्या हो सकते हैं? जैसे हमारा पीने वाला पानी, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर, को इस्तेमाल करें। या मान लीजिए किसी केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल पंप करना हो, वहाँ इस्तेमाल करें। केमिकल भी प्योर ही होते हैं, ऐसा नहीं कि केमिकल आया है, केमिकल हम पंप कर रहे हैं उसमें मालूम पड़ा पन्नी बह रही है, उसमें कागज बह रहा है, ऐसा नहीं, प्योर ही होगा केमिकल इंडस्ट्री। तो एक बात समझ में आई कि जो इनक्लोज्ड इम्पेलर है उसकी जो बनावट है वो बनावट इस प्रकार से है कि उसका इस्तेमाल किसको पंप करने के लिए करना चाहिए? प्योर लिक्विड। इम्पेलर पंप का पार्ट है, इसका मतलब वो पंप इसमें ये वाला इम्पेलर लगा होगा, उस पंप से किसको पंप करना चाहिए? प्योर लिक्विड। अब एक सवाल आएगा, सर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गई दोनों प्लेट के कारण, इसमें आप प्योर लिक्विड ही पंप कर सकते हैं और कोई लिक्विड पंप नहीं करना है इसमें, तो सर क्यों ऐसा कर रहे हो? रेस्ट्रिक्शन लग गई, क्या फ़ायदा हुआ इससे? हमको इससे फ़ायदा क्या है? इससे क्या होता है? इफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। ये वाला इम्पेलर जो होता है लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है। मतलब ये वाला इम्पेलर जिस पंप का पार्ट होगा, मतलब ये वाला इम्पेलर जिस पंप में लगा होगा उस पंप की इफिशिएंसी क्या होगी? अच्छी होगी। तो फायदा है किसका? इफिशिएंसी का। और नुकसान क्या है? केवल प्योर लिक्विड को ही पंप कर सकते। तो एक काम करेंगे, जहां पे भी प्योर लिक्विड पंप करना होगा वहां ये वाला फायदा ले लेंगे। मान लो कहीं लिक्विड प्योर नहीं है तब फिर ये वाला इम्पेलर नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे। सर इफिशिएंसी का लॉस होगा, फिर होने दो। जब ये वाला लग ही नहीं पाएगा तो फिर क्या करेंगे? इफिशिएंसी का लॉस होने देंगे।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है, पढ़िए। श्राउडेड या क्लोज्ड इम्पेलर में क्या लिखा है? फॉर प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड। ठीक है, अच्छा अब देखो, मान लो जो लिक्विड है वो प्योर नहीं है, वो अब्रेसिव लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? अब्रेसिव, सॉरी फाइब्रस, अब्रेसिव नहीं, फाइब्रस। कौन सा लिक्विड है? फाइब्रस। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दिखाई दे। कौन सा लिक्विड है? फाइबरस। फाइबरस लिक्विड का मतलब रेशे, जिसमें रेशे हों, ऐसा कोई लिक्विड में कुछ ऐसा घुला हो कि वो फाइबर्स आ गए हो, रेशा आ गया हो। अगर फाइबरस लिक्विड है, क्या होंगे? उनको पंप करने के लिए इस वाले इम्पेलर का प्रयोग करें। इसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्लोज्ड या इनक्लोज्ड की तुलना में इसकी एफिशिएंसी कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा यह है कि प्योर लिक्विड नहीं पंप करना है, हमें फाइबरस लिक्विड पंप करना है। फाइबरस लिक्विड पंप करना है तो क्लोज या इनक्लोज तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो हमें मजबूरी में इसे इस्तेमाल करना। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? सर इसका इस्तेमाल प्योर लिक्विड को पंप करने में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी क्या आएगी? कम आएगी। आप समझो, इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें ऐसे लिक्विड को पंप करना हो जो इसी से पंप हो सकता हो और किसी से नहीं। फाइबरस लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है सेमी ओपन। और सर ये ओपन वाला किसके लिए इस्तेमाल होता है? अब्रेसिव लिक्विड्स। अब्रेसिव लिक्विड्स के लिए का मतलब होता है ऐसे लिक्विड में कुछ गलत हो गया, अब्रेसिव वर्ड गलत हो गया, अब्रेसिव, अब्रेसिव तो भी स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो जाए देख लेता हूँ क्या है। अब्रेसिव, ठीक है, अब्रेसिव लिक्विड। जो अब्रेसिव लिक्विड है उसको पंप करने, अब्रेसिव लिक्विड में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो क्या हो सकती हैं? फंस सकती हैं पानी के बहने के दौरान, इसीलिए ओपन इम्पेलर का प्रयोग करते। सर इसमें एफिशिएंसी और कम होगी? यस। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? श्राउडेड की। जिस पंप में ये लगा होगा, ये वाला इम्पेलर, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, इसमें ये लगा होगा उसकी एफिशिएंसी थोड़ा सा कम, इसमें ये लगा उसकी एफिशिएंसी और कम। तो ये देखिए एफिशिएंसी किस क्रम में है, ये सब एफिशिएंसी घटते हुए क्रम, ज्यादा एफिशिएंसी, कम एफिशिएंसी और कम एफिशिएंसी। और श्राउडेड इम्पेलर प्योर लिक्विड के लिए, सेमी क्लोज्ड किसके लिए? फाइबरस के लिए। ओपन इम्पेलर अब्रेसिव लिक्विड, अब्रेसिव। तो आपको इतनी बात ही याद रखना है कि श्राउडेड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन में अंतर किस चीज का है, पहचानना सीखिए। दूसरी बात, इसमें एफिशिएंसी किसकी ज्यादा किसकी कम। तीसरी बात, कौन सा इम्पेलर कौन से लिक्विड, बात समझ में आई? अब आगे हम बात करते हैं, और आगे क्या बात करते हैं कि मैंने यहां प्योर लिक्विड लिख तो दिया, श्राउडेड इम्पेलर किसके लिए होगा? प्योर लिक्विड के लिए। पर प्योर लिक्विड का मतलब कौन कौन से लिक्विड? यहां लिख दिया सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। देखो क्लोज्ड लिखा है, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन लिखा हो, सेमी क्लोज्ड लिखा हो, एक ही मतलब है। नॉन क्लॉग लिखा हो, एक ही मतलब है। ये फाइबरस लिक्विड। और फाइबरस लिक्विड का मतलब कौन कौन से लिक्विड फाइबरस लिक्विड में आएंगे? ओके, ओपन इम्पेलर अब्रेसिव के लिए। पर अब्रेसिव लिक्विड का मतलब क्या है बताता हूं, देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, इन क्लोज्ड इम्पेलर्स द वेन्स मतलब ब्लेड्स, वेन्स आर कवर्ड विद साइड प्लेट्स। साइड प्लेट्स को क्या बोलते हैं? श्राउड्स। तो ढक दे, सिर्फ श्राउड बोलते हैं। साइड प्लेट्स को क्या बोलते हैं? श्राउड्स। मतलब जो बेस प्लेट है और जो क्राउन प्लेट है उसको श्राउड भी बोलते हैं। बेस प्लेट को बेस श्राउड बोलेंगे, क्राउन प्लेट को क्राउन श्राउड बोलेंगे। ऑन बोथ साइड्स इट इज यूज्ड फॉर पंपिंग केमिकल्स एंड प्योर लिक्विड। देखो प्योर लिक्विड में आप ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हो, और केमिकल्स जो भी बोल दे, इसका मतलब क्या? अगर आपसे कोई बोले कि फॉर पंपिंग केमिकल्स विच टाइप ऑफ इम्पेलर विल बी यूज्ड, आंसर ऑफ क्लोज्ड। फॉर पंपिंग प्योर लिक्विड, फॉर पंपिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लोज्ड वाटर और क्लोज्ड इम्पेलर। ठीक। अब सेमी ओपन या नॉन क्लॉग, देखो यहां सही वर्ड इस्तेमाल किया, नॉन क्लॉग, हाँ गलत टाइप हो गया। ओनली एक प्लेट होगी, अ प्लेट, इम्पेलर हैज अ प्लेट ओनली ऑन बैक साइड, बैक साइड मतलब बेस प्लेट। और ये हैंडल करता है कैसे? लिक्विड को, लिक्विड कंटेनिंग फाइबरस मटेरियल, लिक्विड्स कंटेनिंग फाइबरस मटेरियल, मतलब फाइबरस लिक्विड के लिए। और फाइबरस लिक्विड कौन से होंगे? पेपर पल्प। पेपर पल्प समझते हो? अगर मैं कागज, पुराने कागज को काट काट के पानी में डाल दूं, कागज सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ कागज की जो लुगदी बनेगी
आप मान लो एक काम करो, एक कागज़ लो, फाड़ो, मुंह में डालो, चबाओ, और 2 घंटे बाद उसको मुंह से निकालो, कैसा लिपलिपा चिपचिपा सा पदार्थ बनेगा, वही है कागज़, पेपर पल्प, वही है पेपर पल्प। ठीक है। शुगर मोलासेस मतलब शीरा, चाशनी, शुगर इंडस्ट्रीज होती है, उसमें शुगर कैसे बनाते हैं, पहले शुगर जो गन्ने का रस आता है उसको प्रयोग करते हैं। सीवेज वाटर, जो सीवर का पानी है वो भी। तो अगर आपसे कोई बोले पेपर पल्प को पंप करना है, शुगर मोलासेस को पंप करना है, सीवेज वाटर पंप करना है, तो आंसर होगा सेम ही। ओपन इम्पेलर, ओपन इम्पेलर में क्या होगा, नो श्राउड, नो श्राउड या प्लेट, कोई श्राउड नहीं होगी, कोई प्लेट नहीं होगी, ना तो कोई साइड पे होगी, ना तो बेस प्लेट होगी, ना क्राउन प्लेट होगी। और इनका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फॉर पंपिंग वेरी रफ ड्यूटी पर, सॉरी, सच पंप्स आर यूज्ड वेयर द पंप हैज अ वेरी रफ ड्यूटी टू परफॉर्म, जहां रफ तरीके से काम करना हो, मतलब जहां इसको हैंडल करना हो अब्रेसिव लिक्विड। अब्रेसिव लिक्विड्स का मतलब सरी, सरी का मतलब गारा। कभी घर में अगर मिट्टी वाला घर बना हो, गारा हो, सानते हैं पैरों से, गारा सानते हैं, मिट्टी में पानी डाल देते हैं, सानते हैं, तो गारा, गारा क्या है, गारे को पंप करना हो। सैंड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें बालू भी आ रहा हो। अच्छा, मान लीजिए आपने कभी सुना होगा थर्मल पावर प्लांट पढ़ा होगा। थर्मल पावर प्लांट में जो कोल, जो ऐश निकलती है, ऐश, ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश राख वाली बात, ऐश है, ऐश, जो ऐश निकलती है वो 2 प्रकार की होती है। एक फ्लाई ऐश होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फ्लाई ऐश। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हमारे मतलब का है। हाँ, अगर कुछ छूट जाए तो ये मत कहना सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, हम थर्मल पावर प्लांट नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐश है वो 2 तरह, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश तो हवा में निकल जाती है, जो बॉटम ऐश होती है ये जाकर बैठती है कहीं पर। तो इस बॉटम ऐश को हमें क्या करना होता है, इसका निस्तारण करना होता है। इसका निस्तारण कैसे करें, एक तरीका तो ये है, इसको एक काम करें, तसला में भर भर के फेंकें। एक तरीका ये होता है, इस बॉटम ऐश में मिलाओ पानी, पानी मिलने के बाद बन जाए गारा। बॉटम ऐश मतलब राख है, पानी मिल गया, बन गया गारा। और फिर उस गारे को एक पंप के माध्यम से कहीं दूर, पाइप पंप लगाओ, पंप में क्या करो, एक पाइप लगाओ, पाइप में लगाओ पंप, पंप क्या करेगा, इस गारे को बॉटम ऐश में जो पानी मिलाने के बाद जो गारा बना, गारे को दूर कहीं जाकर फेंक देगा। इससे क्या होगा, हमारा बॉटम ऐश का निस्तारण हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ओके। अगर आपसे कोई बोले कि इस बॉटम ऐश का निस्तारण करने के दौरान जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगता होगा, कौन सा इंपेलर होता है, तो आंसर होगा ओपन इंपेलर। क्यों कि ये जो बॉटम ऐश में पानी मिलाओगे तो बनेगा क्या, स्लरी, गारा। और स्लरी के निस्तारण के लिए, अब्रेसिव लिक्विड के निस्तारण के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओपन इंपेलर। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने यहाँ पे अभी क्या सीखा, इंपेलर के बारे में, कि आपने इंपेलर के बारे में सीखा। अब हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ ब्लेड, थोड़ा सा भी समझते हैं। देखो, शेप ऑफ ब्लेड, ब्लेड का शेप मैंने बताया था कैसा होता है। ब्लेड का शेप होता है बैकवर्ड कर्व, पीछे की ओर मुड़ा हुआ, बैकवर्ड बेंट या बैकवर्ड कर्व, ठीक है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ। सर ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ क्या मतलब, मैंने कहा देखो मैंने यहाँ तीनों बना रखा है। सबसे पहले मैंने बनाया फॉरवर्ड फेसिंग। अच्छा, बैकवर्ड कर्व या बैकवर्ड फेसिंग भी होता है, फॉरवर्ड कर्व या फॉरवर्ड फेसिंग भी होता है। देखो पहला कौन सा है, फॉरवर्ड फेसिंग। अब समझो, ये ब्लेड है और ये इंपेलर का एक हिस्सा है, पूरा नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया हूँ, और ये इंपेलर का ब्लेड है। वो ब्लेड, ये है ब्लेड, यहाँ से आता है, देखो। और ये इंपेलर रोटेट कर रहा है किधर, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है, किधर रोटेट कर रहा है यही महत्वपूर्ण है। केवल ब्लेड को देख के फॉरवर्ड कर्व नहीं बताया था, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बताया था, इधर तरफ वो इंपेलर रोटेट कर रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं समझाता हूं अभी आपको। अब देखो करना क्या है आपको, आप समझते हो कि अगर ये ब्लेड है तो जो फ्लूइड जो होगा तो यहां से प्रवेश करेगा, कोई केसिंग, ये सॉरी सक्शन आई है, ये आई वाला हिस्सा है, आई से जो फ्लूइड निकलेगा वो ब्लेड के सहारे निकलेगा। ये देखो, ये नीला नीला फ्लूइड है, निकल रहा है ब्लेड के सहारे। जब ये निकल रहा होता है तो एग्जिट पॉइंट पर, मतलब ये देखो एग्जिट पॉइंट पर जब ब्लेड के टेंजेंशियल निकलता है, ब्लेड की डायरेक्शन में, तो ये निकल गया। तो ये जो डायरेक्ट वेलोसिटी होती है, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एग्जिट पॉइंट पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट पॉइंट।
एग्जिट पॉइंट रिलेटिव। अब देखो, अब हमें क्या करना क्या है, जो ब्लेड बना है के एग्जिट पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी को दिखा देना है। वो बड़ा आसान है, ब्लेड यहां खत्म हुआ, उसी के बाद एक लाइन खींच दो एकदम उसी उसी के टेंजेंशियल, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। और फिर क्या करना है, देखो ये जो ब्लेड घूम रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर, आउटर परिधि पर, आउटर पेरिफेरी पर, ये सेंटर है, आउटर परिधि पर जो ब्लेड की वेलोसिटी होगी, या कहो ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी, तो मैं बोल देता हूं u2। लेकिन ये इस पॉइंट पर है, अगर आप मुझसे इस पॉइंट पूछेंगे तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पर क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर ये होगा u2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे जहां पे ब्लेड है वहां बताओ, आप कहोगे ये है u। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, बता दूं ताकि काम कहानी खत्म हो जाए। सॉरी, ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या किया, हमने यहां पे क्या किया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बना दी ब्लेड की, ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ब्लेड की रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करेंगे बता दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे ड्रॉ करेंगे बता दिया। अब क्या करना है, अगर आपके जो फ्लूइड निकला है ब्लेड से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में झुकी हुई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है और रिलेटिव वेलोसिटी ये है, क्या आपको लगता है कि रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ इंक्लाइंड है? मतलब मैं इसे ये खड़ा हूं, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, अगर मैं इधर हूं ऐसे झुक जाऊं, मैं किधर झुका हुआ हूं, मैं राइट साइड झुका हूं कि लेफ्ट साइड, तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड। और अगर मैं इधर झुक जाऊं तो राइट साइड। ठीक है, तो मैं वहीं खड़े होकर किधर झुकता हूं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट समझाएं आपको, देखो वही देखो, तो ये देखो क्या कह सकते हो, ये मेरा क्या है, ये मेरा, अच्छा मान लो ये मैं खड़ा हूं, इसे मैं खड़ा हूं, ये क्या है मेरा फॉरवर्ड, ये क्या मेरा बैकवर्ड। अगर मैं ऐसे झुक जाऊं तो मैं फॉरवर्ड बेंट हूं कि बैकवर्ड बेंट हूं, मैं फॉरवर्ड बेंट हूं। और अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊं तो मैं बैकवर्ड बेंट हूं। तो मैं समझ रहे फॉरवर्ड बेंट या बैकवर्ड बेंट यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाती है, ये फॉरवर्ड है। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी भी इधर साइड ही है, हल्का पूरा एग्जैक्टली इधर नहीं है, बस ये इसकी तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब फॉरवर्ड फेसिंग ब्लेड कैसी है, फॉरवर्ड फेसिंग। और यहां पे एक एंगल होता है, इसे बोलते हैं ब्लेड एंगल एट एग्जिट। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसको पीछे की तरफ ले जाओ, और ये रिलेटिव वेलोसिटी और इसके बीच एंगल देखिए, ये एंगल 90 90 ज्यादा, 90 से ज्यादा, और इसको मैं बोलूंगा बीटा 2। 2 क्यों, क्योंकि एग्जिट, इनलेट को बोलते हैं 1, एग्जिट को बोलते हैं 2। 2 मतलब एग्जिट, अगर आप 2 प्रयोग ना करो, आप एग्जिट वर्ड प्रयोग करो तो एग्जिट सही, ठीक है। ये है एग्जिट एंगल, लेकिन कौन सा एंगल, ब्लेड एग्जिट एंगल या एग्जिट ब्लेड एंगल, और इसका मान 90 से ज्यादा है। और ये भी याद रखना, यस कई बार इसको बीटा 2 नहीं, इसको फाई 2 बोल देता है, कोई बात नहीं, कुछ ही बोल ले, हमें बस नाम बता दे कि वो बीटा है कि फाई है और उसका मतलब क्या है। अगर उसने बोल दिया कि ब्लेड एग्जिट एंगल, ब्लेड एग्जिट एंगल, तो वो 90 से ज्यादा कब होगा, जब ब्लेड होगा फॉरवर्ड फेसिंग, मतलब फॉरवर्ड कब। ठीक है, तो अगर बीटा, यही पूछा गया है कि फॉरवर्ड फेसिंग ब्लेड में जो ब्लेड एंगल होता है एग्जिट पे वो कितना होता है, 90 से ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं रेडियल, देखो रेडियल ब्लेड देखो, ये है ब्लेड, ये है ब्लेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखो ये है ब्लेड, ये रेडियल ब्लेड, ये रेडियल ब्लेड है, और पानी ये आया, ये पानी आ रहा, ये एग्जिट पॉइंट है। और अगर रेडियल ब्लेड है तो एग्जिट पॉइंट पे ऐसे निकल जाएगा पानी, टेंजेंशियली आपको ले जाना है, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर आपसे बोलो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पे, आप बोलोगे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल ब्लेड ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बताओ आपका ये जो Vr2 है इधर झुका है कि इधर झुका है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं फॉरवर्ड झुका हूं कि पीछे झुका हूं, आप कहोगे ना सर आप फॉरवर्ड पे झुके हैं ना पीछे झुके हुए हैं, तो मतलब मैं क्या हूं, रेडियल। तो ये देखो ये वर्ड,
ये जो होगा रेडियल, और जब रेडियल होगा तो इस डायरेक्शन को पीछे बढ़ाएंगे तो यह एंगल 90 आएगा, मतलब बीटा टू यहाँ क्या होगा 90। तो जब भी बीटा टू 90 लिखा हो उसका मतलब रेडियल ब्लेड है, ठीक है। और सर आपने ये डायरेक्शन इधर ही क्यों दिखाई, क्योंकि बेटा डायरेक्शन देखो रोटेशन आप किधर है। अब आते हैं ये रेडियल वेन्स है, रेडियल ब्लेड्स, बैकवर्ड ब्लेड। बैकवर्ड ब्लेड में आप देखिए, मैं पहले ब्लेड बना देता हूं, तो ये ब्लेड है, ब्लेड, ठीक, ओके। और जरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डिसाइड करेगा ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी, ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखो पानी यहां पे ऐसे जाएगा, ये एग्जिट है, और यहां पहुंचने के बाद ब्लेड के टेंजेंशियल निकल जाए, और ये होगी VR2 रिलेटिव वेलोसिटी। और चूंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट पर U2 इधर ही रखना है। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ब्लेड का जो फ्लूइड निकला है, जो ब्लेड से फ्लूइड निकला है, आपको मालूम है ना कि जो फ्लूइड निकलेगा उसकी डायरेक्शन ब्लेड पर डिपेंड करेगी, एग्जिट एंगल पे, ब्लेड के एग्जिट एंगल पे। अगर वो पीछे की ओर गया है, इसका मतलब ब्लेड आगे की ओर मुड़ा है, पीछे की ओर मुड़ा है, पीछे की ओर मुड़ा है। आप साफ समझ पा रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन आगे की डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है, तो ब्लेड किधर मुड़ा हुआ है, आगे की ओर कि पीछे की ओर, आप कहोगे पीछे की ओर। और इसमें ये एंगल बीटा टू क्या होगा 90 से कम, ठीक है। तो एक याद रखना कि 90 से कम किसमें होता है, बैकवर्ड होगा तो 90 से कम, बस खत्म। 90 से कम किसमें आता है, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में 90 ज्यादा, रेडियल में 90। अगर सब याद करोगे तो कंफ्यूज जाओगे। मैंने एक याद रखा है कि बैकवर्ड में 90 से कम, ठीक है। और अगर किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी ठीक है, वरना याद कर ले। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, चलो मान लो ये है ब्लेड, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, बताओ। ये ब्लेड फॉरवर्ड कार्ड है बैकवर्ड कार्ड, पीछे की ओर मुड़ा हुआ कि आगे की ओर मुड़ा हुआ है। एक बात तो तय है, एक बात तय है यहाँ पर कि जो फ्लूइड होगा वो जब यहाँ से घुसेगा, प्रवेश करेगा और ऐसे यहाँ पहुँचेगा, जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। ये किसकी डायरेक्शन होगी, PR2, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, टू मतलब एग्जिट, एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, आप कहोगे सर तो देखोगे, कहोगे रे सर तो बैकवर्ड है। मैं कहूँ रुको, अभी बैकवर्ड एक फॉरवर्ड अभी निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है पता नहीं। हो सकता है, हो सकता है कि ये आपका क्या हो, ऐसे रोटेट, और अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंच के आप जब टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाओगे तो इधर दिखाओगे कि इधर, सर इधर दिखाऊंगा, ये होगा U2। अब बताओ अगर ये U2 है, ये एंगल है β2, ये क्या है मोर देन 90। आप समझ पा रहे हो, अगर ये अब ये वाली डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्लेड के हिसाब से, ब्लेड इधर घूम रहा है, अगर इधर घूम रहा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाए। ये बताओ फॉरवर्ड कार्ड एक बैकवर्ड कार्ड, ब्लेड, ब्लेड आपकी फॉरवर्ड कार्ड है। इसका मतलब ब्लेड फॉरवर्ड कार्ड है कि बैकवर्ड कार्ड है, ये जानने के लिए आपको ब्लेड का कर्वेचर देखना होगा, साथ में ये भी देखना होगा कि ब्लेड क्लॉकवाइज रोटेट, एम्पेलर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। बिना रोटेशन देखे मत डिसाइड कीजिए, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड रेडियल ब्लेड समझाया, कैसे पकड़ते हैं, कैसे समझते हैं कि फॉरवर्ड कब है, बैकवर्ड कब, रेडियल कब है। अब आप कभी भी कोई ब्लेड बनी हो उसे फॉरवर्ड बैकवर्ड देखने की कोशिश कीजिए, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे, कोई भी फिगर बना होगा आप देखोगे वो हमेशा बैकवर्ड कार्ड ही बनाया होता है। एग्जामिनर जानबूझ के बैकवर्ड बनाता है कि ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए एग्जाम बच्चे को। फॉरवर्ड बना सकता है लेकिन फिर वहां लिखेगा कि ये फॉरवर्ड है, ये लेकिन होना चाहिए बैकवर्ड, ठीक है। तो एग्जामिनर जब भी किताब में बनाएगा बैकवर्ड ही बनाता है, फॉरवर्ड नहीं बनाता, ये ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चे को। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ में आ गया। अब बात ये होती है कि सर ठीक है बैकवर्ड रखेंगे, बैकवर्ड कार्ड रखेंगे, आपने बता दिया तो ये बैकवर्ड कार्ड है। अब ये अगर बैकवर्ड कार्ड है, मैं मिटा रहा हूं इसको, हाँ, तो सर ये बैकवर्ड कार्ड में जो एंगल होता है β2, ये ब्लेड एग्जिट एंगल 90 से कम होगा, या आप पढ़ा चुके हो। लेकिन 90 से कम होगा तो कितना होना चाहिए, 90 से कम का मतलब तो
80 भी होता है, 70 भी होता है, 60 भी होता है, कितना? ये जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है, ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है ये 20 से 25 डिग्री होती है, 20 से 25 डिग्री। 90 से कम रखते हैं, लेकिन अगर आपसे बोले कि ब्लेड एग्जिट एंगल की ऑप्टिमम मान क्या होना चाहिए, पर एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, वो मान क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे 20 से 25 डिग्री। ये देखो यहाँ पे लिखा, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एग्जिट ब्लेड एंगल, ब्लेड एंगल पर कहाँ का, एग्जिट पर, इसीलिए इसको 2 बोलते हैं बार बार। 1 मतलब एंट्री, एग्जिट माने 2। ब्लेड एग्जिट एंगल या वेन टिप एंगल एट एग्जिट ही बोलते हैं, कि वेन मतलब ब्लेड उसका टिप एंगल, लेकिन टिप एंगल कहाँ पे, एग्जिट पर, इज 20 to 25 डिग्री। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके संगत एफिशिएंसी आती अधिकतम, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लेड एग्जिट एंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितना होता है, तो आप बोलोगे 20 से 25 डिग्री। और ये किसके लिए है, बैकवर्ड। आप बैकवर्ड इस्तेमाल करोगे ना बेटा, तो इसलिए बैकवर्ड के लिए मैंने दे रखा है। अब देखो यहाँ पे शेप, अगर फॉरवर्ड है, रेडियल है, बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड है, रेडियल है, फॉरवर्ड। बताओ बैकवर्ड में बीटा का मान, बीटा 2 का मान 90 ज्यादा था कि कम, 90 से कम, मैंने एक याद रखा है। तो रेडियल के लिए 90 और फॉरवर्ड के लिए 90 से ज्यादा। एफिशिएंसी देख लेते हैं, जब ये वाला ब्लेड इस्तेमाल करते हो बैकवर्ड, तो एफिशिएंसी 85 से 90 आती है। जब आप रेडियल इस्तेमाल करते हो एफिशिएंसी 80 से 85 आती है, और फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हो 75 आती है। अधिकतम एफिशिएंसी किस में आई है बताओ, अधिकतम एफिशिएंसी फॉरवर्ड में आई है कि बैकवर्ड में आई कि रेडियल में? तो आप देखो ये एफिशिएंसी 90 सबसे ज़्यादा यहीं पे आई है, और ये किस क्षेत्र में आई है, बैकवर्ड। का मतलब अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो ब्लेड कैसा इस्तेमाल करेंगे, पीछे की ओर मुड़ा हुआ कि आगे की ओर मुड़ा हुआ कि रेडियल? आंसर है पीछे की ओर मुड़ा, पीछे की ओर मुड़ा हुआ ब्लेड इस्तेमाल। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे एक कर्व बना दे, एक एग्जाम में सवाल बोलता है ऐसे, इधर हेड रख देता है, इधर डिस्चार्ज रख देता है, और ऐसे एक लाइन बना देता है, और कहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक है, अभी मैंने पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाया नहीं है और पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि पंप में कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ यही आता है एग्जाम में। पंप का ही कैरेक्टरिस्टिक कर्व है हेड और डिस्चार्ज के बीच, और आपसे बोलता है ये जो कर्व है या जो कर्व है या लाइन है ये कौन से ब्लेड, तो आप बोल देते हो ये फॉरवर्ड कर्व ब्लेड, ठीक है। और रेडियल के लिए ऐसे, बैकवर्ड के लिए ऐसे। और इसको याद करना बड़ा आसान है। जो फॉरवर्ड होता है, हम लोग नॉर्मल जीवन क्या देखते हैं, जो बैकवर्ड है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, जब किसी भी रूप से पिछड़ा है, बैक है, वो नीचे रह जाता है। और जो फॉरवर्ड होता है, जो आगे होता है, वो क्या होता है, वो ऊपर उठता जाता है। मैं कोई यहाँ मैसेज नहीं कन्वे करना चाहता, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको समझना हो कि हेड और डिस्चार्ज में 3 कर्व होंगे, हेड और डिस्चार्ज में 3 कर्व होंगे, और 3 कर्व में देखो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, वो रेडियल, एक नीचे होगा, नीचे कौन जाएगा, जो बैकवर्ड होगा, जो पिछड़ा होगा वो क्या होगा, नीचे जाएगा, और जो फॉरवर्ड होगा वो ऊपर जाएगा। याद करना आसान है, ठीक है। मैं जाति को लेकर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, ठीक है, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किसी के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको याद हो ऊपर वाला कर्व फॉरवर्ड, नीचे वाला बैकवर्ड, बस मेरा पर्पस ये है आप, ठीक है। और नीचे रेडियल। अच्छा, कई बार ऐसे करता है, सामने ऐसे करता है, ऐसे कर्व बना देगा, इधर हेड है, इधर डिस्चार्ज है, तो बोल देगा ए, बोल देगा बी, इधर बोल देगा सी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, जोड़े मिलाओ, लिस्ट 1 ए बी, और यहां देगा ब्लेड एग्जिट एंगल बीटा 2 90, बीटा 2 मोर देन 90, सॉरी बीटा 2 मोर देन 90, मोर देन 90, बीटा 2 लेस देन 90। अब बताओ, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोला, एंगल दे दिया। तो अब आपको पता है कि ये ऊपर जा रहा है तो फॉरवर्ड, नीचे जा रहा है बैकवर्ड। बैकवर्ड में हमने याद करा है बीटा क्या, 90 से कम, तो 90 से कम कौन है, ये, इसका मतलब बैकवर्ड है। बैकवर्ड यहाँ कौन है,
ला दिया। फॉरवर्ड कौन है? ए, और ए जो फॉरवर्ड होगा 90 से ज़्यादा, ये ठीक है, याद करना भी आसान हो जाता है। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है हेड और डिस्चार्ज के बीच, क्या ये कर्व याद हुआ आपको? ऊपर वाला फॉरवर्ड, नीचे वाला बैकवर्ड। कई बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके पूछेगा, कई बार एंगल देके पूछेगा। अगर आपको याद है कि बैकवर्ड कर्व में यह एंगल 90 से कम होता तो काम आसान हो गया आपके लिए। क्या ये चीज़ याद हुई आपको? बस अब इसी में बैठ के रिसर्च नहीं करना हमको, मैं रिसर्च करवा सकता हूँ लेकिन वो टाइम पास करना होगा, ठीक है। और आप मुझे जो पैसा देते हैं वो सिर्फ अनुभव के लिए देते हैं। मैं भी किताब से ही पढ़ के पढ़ाता हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा हुआ है, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं वो अनुभव के लिए दे रहे हैं। सर आप अपने अनुभव का प्रयोग करें और केवल वही चीज़ बताएं जो हमारे लिए उपयोगी हो। किताब में तो बहुत ढेर सारी चीज़ दी हुई। आप जो किताब पेमेंट करते हैं कोचिंग संस्थान में, लंबी लंबी फीस देते हैं, हाइड्रोलिक्स की किताब 500 रुपये 700 रुपये में आती है। आप चाहें तो ना पेमेंट करें, किताब खरीद लीजिए। लेकिन किताब खरीद के क्या सिलेक्शन हो जाता है? नहीं हो पाता। फिर आपको अध्यापक के पास जाना पड़ता है, अध्यापक भी वही किताब से पढ़ रहा होता है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है? अंतर होता है अनुभव का, एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का। कि अध्यापक को लंबा अनुभव है, उसे पता है कि क्या चीज़ एग्जाम में आती है और क्या चीज़ कैसे समझानी, बस उसी का पेमेंट हम लोग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस उसी अनुभव का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे और खींच नहीं रहा हूँ। मेरा पर्पज ये सवाल एग्जाम में आए तो आपका सवाल सॉल्व हो जाए, बस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते एक और। अभी तक मैं जो कर्व खींचा था वो हेड और डिस्चार्ज के बीच, अब मैं इधर डिस्चार्ज ही रहेगा और इधर पावर हो जाएगा। अब पावर और कर्व के बीच जो फिर वही होगा, जैसे एक हॉरिजॉन्टल था पहले, तो अब यहाँ पे ऐसे होगा, रेडियल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फिर वही चीज। बस ये हॉरिजॉन्टल ना होकर लाइन यहाँ ऐसे इंक्लाइंड हो गई। ये रेडियल है, ये फॉरवर्ड। देखो रेडियल के रिस्पेक्ट में जो ऊपर जाए वो फॉरवर्ड, रेडियल के रिस्पेक्ट में जो नीचे जाए वो बैकवर्ड। ये फिर याद हो गया, फॉरवर्ड, रेडियल, बैकवर्ड। फिर जोड़े मिला पूछेगा, ऐसे कर देगा, कर लोगे नहीं कर लोगे। देखो ये फॉरवर्ड है, ये रेडियल है, बैकवर्ड है तो बीटा 90 से कम। यही देखो, रेडियल के रिस्पेक्ट जो ऊपर फॉरवर्ड, रेडियल रिस्पेक्ट जो नीचे बैकवर्ड। याद करना आसान है कि नहीं? याद करना आसान ना, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको याद हो गए, बात हो गई। अब मुझे